about the domestication of cotton. We'll be talking about different species of Gossypium genus, and then we'll be talking about the genetic resources in Pakistan. So हम cotton के domestication पे बात करेंगे और जो Gossypium के different species हैं उस पे बात करेंगे। इस context में हम बात करेंगे कि basically वो हमारे पास as a genetic resource है और हम उसको long run में exploit कर सकते हैं। ओके सो कॉटन जो है जैसे हमें पता है कि गुसिपियम स्पीशीज जो है 4 स्पीशीज हम उसको कॉटन के लिए यूज करते हैं ग्रो करते हैं। गुसिपियम जीनस बेसिकली इट बिलोंग्स टू ट्राइब गुसिपी जिसको हम मेलो फैमिली मालवेसी फैमिली भी बोलते हैं। सो कॉटन बेसिकली जो उसका प्लांट है गुसिपियम जो जीनस है वो बिलोंग करता है मालवेसी फैमिली को। गुसिपियम जीनस में अराउंड 50 स्पीशीज जो है तो वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज है और उस 50 स्पीशीज में हमारे पास जो 4 स्पीशीज है वो कल्टीवेटेड स्पीशीज है, यानी उसको जो है हम कल्टीवेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। बेसिकली जो हमारे पास 4 स्पीशीज है उसमें हमारे पास गुसिपियम हिर्सुटम है जो कि 90% मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन जो कॉटन का है वो गुसिपियम हिर्सुटम के बेस्ड है। और फिर हमारे पास 3 to 4% गुसिपियम बार्बाडेंस है और दोनों मिला के गुसिपियम आर्बोरियम और गुसिपियम अर्बेशियम जो है तो ऑल टुगेदर वो तकरीबन 2% जो कॉटन प्रोडक्शन है वर्ल्ड वाइड उसको कंट्रीब्यूट करती है। कॉटन जो कल्टीवेटेड कॉटन है वो हमारे पास पेरिनियल श्रब्स होते हैं, ये बहुत बड़े ट्रीज भी नहीं होते, छोटे हर्ब्स भी नहीं होते, श्रब्स होते हैं, लेकिन नेचुरली वो पेरिनियल श्रब्स है लेकिन उसको एज अ एनुअल श्रब कल्टीवेट किया जाता है। मतलब ये कि अगर आप उसको रहने दे तो दे विल गिव यू द कॉटन एवरी ईयर, ठीक है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन चूंकि इतनी नहीं होती लिहाजा हम उसको काटते हैं और फिर अगले साल नए जो है तो क्रॉप लगाते हैं। So it's naturally perennial shrub लेकिन we are growing it as a annual shrub। तो ये जो क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी और क्रॉप रोटेशन और वो सारी चीजें क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को जब आप कंसिडर करते हैं तो आप उसको एज अ एनुअल श्रब ग्रो करते हैं। जो हमारे पास ये 50 स्पीशीज है इसमें से मोस्टली जो है दे आर डिप्लॉयड स्पीशीज, ठीक है, वो हमारे पास जो वाइल्ड स्पीशीज है वो डिप्लॉयड है, तो ओनली फ्यू ऑफ देम आर टेट्राप्लॉयड, ठीक है। तो रिपीट में करता हूँ कि हमारे पास कॉटन जो है वो हम जीनस गुसिपियम की कुछ स्पीशीज है उसको कॉटन के लिए ग्रो करते हैं मेनली फॉर स्टेपल फाइबर, ठीक है, जो फाइबर है उसके लिए करते हैं, लेकिन इससे जो है हम कॉटन सीड ऑयल भी इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो गुसिपियम है जीनस हमारे पास वो मेलो फैमिली मालवेसी से बिलोंग करते हैं, गुसिपी भी ट्राइब है उसको बोलते हैं, वो ट्राइब जो है बेसिकली मालवेसी फैमिली से को बिलोंग करता है। जो हमारे पास तकरीबन 50 स्पीशीज है विद इन दिस जीनस गुसिपियम, उसमें से 4 स्पीशीज हम ग्रो करते हैं फॉर कॉटन प्रोडक्शन जिसमें गुसिपियम हिर्सुटम मोर देन 90% को कंट्रीब्यूट करता है। हमारे पास वाइल्ड स्पीशीज मोस्टली वो डिप्लॉयड है सिवाय फ्यू के जो कि टेट्राप्लॉयड है। और जो कॉटन है वो हमारे पास इट्स अ पेरिनियल श्रब, वो श्रब है जिसको नेचुरली पेरिनियल होगा, यानी अगर आप उसको छोड़ दे तो हर साल वो फ्लावरिंग करेगा कॉटन देगा, लेकिन हम उसको क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी में क्रॉप प्रोडक्शन में हम इसको एज अ एनुअल श्रब ग्रो करते हैं। Okay, so talking about the pliety level in Gossypium, so basically हमारे पास जो है तो Gossypium जो different species है, जैसे मैंने कहा है कि mostly we have diploid species, but there are few of them which are tetraploid। जो tetraploid species है यानी जिसमें आपके पास 4 set of क्रोमोसोम होते हैं, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको आप जीनोम बोलते हैं, तो इसमें आपके पास 4 सेट होते हैं, 4 कॉपीज ऑफ जीनोम होते हैं। इसमें हमारे पास गुसिपियम हिर्सुटम है, गुसिपियम टोमेंटोसम है, गुसिपियम स्टिलिनम है, गुसिपियम बार्बाडेंस और गुसिपियम डार्विनी, ये हमारे पास स्पीशीज है जो कि टेट्राप्लॉयड है। तो हमारे पास ये 5 स्पीशीज जो है वो टेट्राप्लॉयड है और इन 5 स्पीशीज में से 2 स्पीशीज गुसिपियम हिर्सुटम एंड गुसिपियम बार्बाडेंस जो टेट्राप्लॉयड स्पीशीज है वो हमारे पास कल्टीवेटेड स्पीशीज है। सो ओवरऑल प्लस अराउंड 50 स्पीशीज है, उसमें से
5 स्पीशीज टेट्राप्लाइड है जिसमें से 2 कल्टीवेटेड है। कल्टीवेटेड स्पीशीज में जैसे हमें पता है 2 स्पीशीज जो हमारे पास डिप्लॉइड स्पीशीज है वो 2 है। गुसिपियम हर्बेशियम है जिसको लेमन कॉटन भी बोलते हैं, और गुसिपियम आर्बोरियम है जिसको हम ट्री कॉटन बोलते हैं। इन दोनों के जो है डिप्लॉइड जो है डिप्लॉइड स्पीशीज है, और इसके क्रोमोसोम नंबर जो है हमारे पास 26 क्रोमोसोम है। जो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो जीनोम में इसके 13 है, तो 2x हमारे पास 26 हो गए। जो टेट्राप्लाइड स्पीशीज जैसे मैंने बताया आपके पास गुसिपियम हिर्सुटम है, गुसिपियम बार्बाडेंस है। गुसिपियम हिर्सुटम को हम अपलैंड कॉटन बोलते हैं, जिसके डिप्लॉइड जो आपके पास नॉर्मल सेल्स होंगे उसमें आप सोमेटिक सेल्स उसमें आपके पास 4x यानी 4 कॉपीज ऑफ जीनोम होंगे, जिसका मतलब है आपके पास 52 क्रोमोसोम्स होंगे। इज द सेम फॉर गुसिपियम बार्बाडेंस जो कि इजिप्शियन या पीमा कॉटन भी इसको बोलते हैं। इसमें भी आपके पास टेट्राप्लाइड ये स्पीशीज है और आपके पास 52 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब हम प्लाइडी की बात करेंगे गुसिपियम जीनस में, तो हमारे पास ज्यादातर वाइल्ड जो है वो तो ज्यादातर डिप्लॉयड है। उसमें से सिर्फ जो है फ्यू लाइक 5 स्पीशीज हमारे पास टेट्राप्लाइड है, और कल्टीवेटेड स्पीशीज में 2 जो है वो हमारे पास डिप्लॉयड है जिसमें 26 क्रोमोसोम होते हैं 2x 2n, और 2 स्पीशीज जो हमारे पास है वो टेट्राप्लाइड है और उसमें आपके पास 2n 4x के बराबर होते हैं, वो 52 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया सबसे ज्यादा जो आजकल कल्टीवेट होते हैं वो टेट्राप्लाइड अपलैंड कॉटन गुसिपियम हिर्सुटम होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी प्लाइडी के बारे में। ओके, थोड़ी सी साइटोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास जो है गुसिपियम में 7 टाइप ऑफ जीनोम्स हैं, यानी जो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो 7 टाइप के हैं। वो A B C D E F and G से डिजिग्नेट किए जाते हैं। इनको बेसिकली कैटेगराइज किया गया है मेनली क्रोमोसोम साइज में। जो हमारे पास C जीनोम है वो सबसे लार्ज क्रोमोसोम है उनके, यानी जिन स्पीशीज में C जीनोम होगा उसमें क्रोमोसोम साइज बहुत लार्ज होगा, यानी अमंग डिफरेंट कॉटन स्पीशीज की अगर हम बात करें, गुसिपियम स्पीशीज की हम बात करें। ENF जीनोम जो है तो वो लार्ज क्रोमोसोम है मोर देन ए एंड बी, लेकिन ऑफ कोर्स सी से वो कम होते हैं। ठीक है, और फिर जो है हमारे पास बी जो जीनोम जो है वो रिलेटिवली लार्जर होता है ए जीनोम से, और ए जीनोम नॉर्मली हम इसको कंसिडर करते हैं मॉडरेटली लार्ज क्रोमोसोम्स, क्योंकि वो बी से छोटे होते हैं और जी जीनोम से बड़े होते हैं। जो जी जीनोम है बेसिकली वो हमारे पास मॉडरेटली लार्ज होता है, लेकिन वो ए से कम होता है। ठीक है, और जो सबसे स्मॉल क्रोमोसोम जिसमें होते हैं वो डी जीनोम में है। ठीक है, तो सी जीनोम के क्रोमोसोम सबसे लार्ज होते हैं साइज में। ईएनएफ जो है उससे रिलेटिवली कम होते हैं, लेकिन ए और बी से ज्यादा होते हैं। फिर बी में आपके पास ए से क्रोमोसोम्स रिलेटिवली लार्ज होते हैं, और ए में जो है वो बी से तो कम होते हैं लेकिन जी से ज्यादा होते हैं, उसको मॉडरेटली लार्ज क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जी जीनोम को भी हम मॉडरेटली लार्ज क्रोमोसोम्स बोलते हैं, बट दे आर रिलेटिवली लेसर देन ए इन साइज। जो डी जीनोम के क्रोमोसोम्स है वो स्मॉल क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी साइटोलॉजी के बारे में कि किस तरह हम इसके डिफरेंट जीनोम्स को हम डिवाइड करते हैं। तो गुसिपियम स्पीशीज में हमारे पास 7 जीनोम्स है जिसको हम ए से जी तक डिजिग्नेट करते हैं, ABCDEFNG। ठीक है, तो थोड़ा सा ये साइटोलॉजी के बारे में। सो टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिकेशन ऑफ कॉटन। ठीक है, कॉटन का सेंटर ऑफ origin दैट इज कंसिडर्ड बेसिकली गुसिपियम का दैट could be Central Africa, because that's the region where you have 4 out of the 7 diploid genomes, यानी जो आपके पास डिफरेंट जीनोम सेट्स जो मैंने अभी पीछे बताए 7 टाइप्स, उसमें से 4 जो है डिप्लॉइड जीनोम ग्रुप्स वो सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो दैट कुड बी द प्रोबेबल सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉटन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डोमेस्टिकेशन, यानी उस डिफरेंट गुसिपियम स्पीशीज में से जो कल्टिवेटेड स्पीशीज डोमेस्टिकेट हुए, दैट स्टोरी इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बिकॉज वी बिलीव के डोमेस्टिकेशन जो है वो पैरेलल में डिफरेंट पार्ट्स में हुई होगी, यानी डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डोमेस्टिकेट हुई होगी। जो इसमें सबसे ओल्डेस्ट कंसिडर की जाती है कॉटन डोमेस्टिकेशन वो अराउंड 6000 BC पाकिस्तान में, जो मेहरगढ़ का जो मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में बताया था उधर कंसिडर किया जाता है दैट द फर्स्ट कॉटन डोमेस्टिकेशन माइट हैव बीन
occurred in that place in Pakistan और मडागास्कर में भी क्योंकि उसमें भी कुछ हमारे पास ऐसे एविडेंसेस मिले हैं तो और मेक्सिको में अराउंड 5000 BC कंसिडर किया जाता है यानी ये वो प्लेसेस है जिसके बारे में कहा जाता है कि ओल्डेस्ट कॉटन डोमेस्टिकेशन इन प्लेसेस में हुई होगी। अच्छा डिफरेंट स्पीशीज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 स्पीशीज कल्टीवेटेड है और उसके 4 हम डोमेस्टिकेशन इवेंट्स कंसिडर करते हैं कि ऐसे हुआ होगा। 2 हमारे पास ओल्ड वर्ल्ड में हुए जिसमें डिप्लॉयड स्पीशीज को डोमेस्टिकेट किया गया है। गुसिपियम आर्बोरियम डोमेस्टिकेट हुआ होगा पाकिस्तान में फ्रॉम ट्री कॉटन, ठीक है, और गुसिपियम आर्बेशियम जो है तो वो नॉर्थ अफ्रीका एंड नियर ईस्ट मिडिल ईस्ट एरिया में डोमेस्टिकेट हुआ होगा, ठीक है। तो ये डिप्लॉयड कॉटन जो है डिप्लॉयड स्पीशीज जो कॉटन के हैं वो डोमेस्टिकेट हुए होंगे ओल्ड वर्ल्ड में, ठीक है, और उनमें कंसिडर किया जाता है कि ये जो है अर्लियर है कंपेयर टू द न्यू वर्ल्ड डोमेस्टिकेशन टेट्राप्लॉयड स्पीशीज की जो है। इसमें जो है गुसिपियम हिर्सुटम जो है वो कंसिडर किया जाता है कि डोमेस्टिकेट हुआ होगा मेसो अमेरिका में, जबकि गुसिपियम बार्बाडेंस जो है वो साउथ अमेरिका में डोमेस्टिकेट हुआ होगा। तो ओवरऑल गुसिपियम स्पीशीज का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है दैट इज कंसिडर्ड कंफर्म्ड, वी आर नॉट कंप्लीटली कंफर्म अबाउट इट, बट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारे पास एविडेंसेस है वो है कि इट्स इन सेंट्रल अफ्रीका। और इसमें जो है वन ऑफ द रीजन कि हमारे पास जो 7 जीनोम्स मैंने आपको बताया उसमें से 4 जीनोम्स इस एरिया में उसके डिप्लॉयड जीनोम्स के ग्रुप से एरिया में प्रिवेल करते हैं, पाए जाते हैं। जो इन गुसिपियम स्पीशीज में से जो डोमेस्टिकेशन हुई होगी मुख्तलिफ स्पीशीज की, तो वो जो 4 हमारे पास स्पीशीज है कल्टिवेटेड, तो उसकी हिस्ट्री कम्प्लेक्स है। हम बिलीव करते हैं कि 4 हमारे पास डोमेस्टिकेशन इवेंट्स हुए होंगे। ओल्डेस्ट जो है तो वो पाकिस्तान में 6000 BC में हुआ होगा और 5000 BC में मेक्सिको में हुआ होगा। जो हमारे पास 2 डिप्लॉयड स्पीशीज है वो ओल्ड वर्ल्ड में डोमेस्टिकेट हुए हैं। गुसिपियम आर्बोरियम पाकिस्तान में हुआ है और गुसिपियम हर्बेशियम जो है तो नॉर्थ अफ्रीका एंड नियर ईस्ट में हुआ है, जबकि 2 हमारे पास न्यू वर्ल्ड में हुए जो टेट्राप्लाइड्स है एलोपॉलीप्लाइड स्पीशीज है, उसमें गुसिपियम हिर्सुटम कंसिडर करते हैं हम कि मेसो अमेरिका में डोमेस्टिकेट हुआ होगा और गुसिपियम बार्बाडेंस जो है वो साउथ अमेरिका में डोमेस्टिकेट हुआ होगा। So this is about the domestication history of cotton, various cotton species. The एलोटेट्राप्लाइड स्पीशीज कैसे इवॉल्व हुए होंगे, हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं गुसिपियम हिर्सुटम के जिसमें हमारे पास ए और डी जीनोम है। तो बेसिकली हम कंसिडर करते हैं कि दैट कुड बी पॉसिबल के एशियाटिक कॉटन जिसमें ए जीनोम होता है उसकी क्रॉसिंग हुई हो अमेरिकन डिप्लॉयड स्पीशीज के साथ जिसमें डी जीनोम हो, ठीक है। तो आपके पास ए जीनोम जिसमें लार्जर क्रोमोसोम है 13 क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होते हैं, 26 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। वो क्रॉस हुआ होगा डी जीनोम के साथ जिसमें स्मॉल कॉपीज होते हैं 13 क्रोमोसोम के, डी जीनोम के उसकी 2 कॉपीज होती है। तो जब उनकी क्रॉस हुई होगी उससे आपके पास F1 आया होगा बिकॉज हाफ ऑफ द सेट विल गो फ्रॉम वन पेरेंट हाफ फ्रॉम द अदर वन। तो आपके पास जो F1 आएगा उसमें आपके पास 13 लार्ज क्रोमोसोम होंगे ए जीनोम के और 13 स्मॉल क्रोमोसोम होंगे डी जीनोम के, ठीक है। तो आपके पास F1 आएगा AD, ठीक है। तो पेरेंट होगा वो ए जीनोम होगा, दूसरे में डी जीनोम होगा। जो F1 होगा उसमें ए और डी जीनोम आया होगा। नो हमें पता है कि ये जो है स्टेराइल होगा, इसमें जो है नॉर्मल मियोसिस नहीं होगी, तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेराइल होंगे। समहाउ क्रोमोसोम डबलिंग हुई होगी, हम किसी और लेक्चर में बताएंगे कि आजकल हम जो इकोलॉजी से ऐसा कि केमिकल अप्लाई करते हैं जिससे क्रोमोसोम डबलिंग करते हैं, नेचर दैट माइट हैव अकर्ड ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। तो अगर उसमें क्रोमोसोम डबलिंग हुई होगी तो उससे जो है आपके पास एलोटेट्राप्लाइड बना होगा, यानी उसमें आपके पास ए जीनोम के भी डबल सेट बने होंगे, 13 एक सेट और 13 दूसरा सेट होगा, और डी जीनोम के भी आपके पास डबल सेट बने होंगे। तो इस तरह आपके पास ए डी जीनोम बना होगा जो हम गुसिपियम हिर्सुटम की बात करते हैं। तो दिस इज जस्ट अ स्केच कि आपके पास किस तरह टेट्राप्लाइड स्पीशीज बने हुए होंगे। अच्छा इसमें फर्दर स्टडीज की गई है जिसमें साइटोजेनेटिक स्टडीज की गई, मॉलिक्यूलर मार्कर यूज किए, इवन प्रोटीन्स
प्रोफाइलिंग की गई है और उस बेसिस पे जो है ये कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि जो ए जीनोम है वो मोस्ट प्रोबेबली गुसिपियम हर्बेशियम से मिला होगा और जो डी जीनोम है वो गुसिपियम रेमंडाई से बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये हम बिलीव करते हैं कि दीज आर द प्रोजिनेटर्स ऑफ गुसिपियम हिर्सुटम जो हमारे पास टेट्राप्लाइड स्पीशीज है। So this is how the allotetraplide evolved. थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि हम बिलीव करते हैं कि जो हमारे पास गुसिपियम हिर्सुटम ए डी डी जीनोम जो टेट्राप्लाइड्स है वो कैसे बने होंगे। हम बिलीव करते हैं कि ऐसा बने होंगे कि जेनेटिक कार्टन जिसमें ए जीनोम है वो बेसिकली क्रॉस हुआ होगा डी डी जीनोम के साथ। उससे हमारे पास F1 आया होगा जिसमें हाफ सेट ए जीनोम का होगा हाफ सेट डी जीनोम का। यानी हाफ का मतलब मेरा ये कि नॉर्मल डिप्लॉयड में 2 सेट होते हैं तो इसमें एक सेट होगा। अब ये जो है तो जो सिचुएशन आती है इसमें क्रोमोसोम पेयरिंग नॉर्मल नहीं होती और आपके पास नॉर्मल मियोसिस नहीं होती तो F1 आपके पास स्टेराइल होता है। सम हो इसमें क्रोमोसोम डबलिंग हुई होगी और उससे जो है आपके पास ए की भी 2 सेट बने होंगे और डी के भी 2 सेट बने होंगे। तो यानी आपके पास क्रोमोसोम 26 से 52 पे चले गए। 13 एक के जीनोम के हो गए 26 और 13 दूसरे जीनोम के हो गए 26। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास 52 क्रोमोसोम बने और उससे आपके पास जो है एलोटेट्राप्लाइड आपके पास आए। ठीक है, चूंकि आपके पास दो डिफरेंट जीनोम उसकी पॉलीप्लाइड हुई है तो इसको हम एलो पॉलीप्लाइड बोलते हैं या एलो टेट्राप्लाइड बोलते हैं। अच्छा, फर्दर स्टडीज से ये पता चला है कि ये जो साइटोजेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक स्टडीज जो की गई उससे पता चला है कि ए जीनोम जो यानी गुसिपियम हिर्सुटम में ए जीनोम है वो ज्यादा रिलेटेड है गुसिपियम हर्बेशियम के साथ और जो डी जीनोम है वो ज्यादा रिलेटेड है फाइलोजेनेटिकली क्लोज है गुसिपियम रेमंडाई के साथ। ठीक है, तो हम बिलीव करते हैं कि जो हमारे पास टेट्राप्लाइड स्पीशीज है वो गुसिपियम हर्बेशियम और गुसिपियम रेमंडाई से बनी हुई होगी। टॉकिंग अबाउट द वेरियस जेनेटिक रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल जेनेटिक रिसोर्सेज है तो अभी पीछे जो हमने डोमेस्टिकेशन और उस पर बात की है तो बेसिकली वो आपको बताती है कि कॉटन की डोमेस्टिकेशन कैसी हुई होगी, किस तरह डिफरेंट स्पीशीज है और कौन कौन से स्पीशीज यूटिलाइज करके यानी नेचर में उनकी क्रॉसिंग होकर कौन से स्पीशीज बनी है। बेसिकली वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि फ्यूचर में आप उन स्पीशीज को यूज कर सकते हैं सिंथेटिक हाइब्रिड बनाने के लिए या आप जो है उनसे इंट्रोग्रेस कर सकते हैं अपने डिजायरेबल जीन। तो दैट इज यानी ये जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी क्रॉप के डोमेस्टिकेशन एवोल्यूशन के बारे में वो हमारे लिए फ्यूचर में हम उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं फॉर फर्दर जेनेटिक इंप्रूवमेंट। तो हमारे पास जो गुसिपियम जीनस में जितनी डाइवर्सिटी है वो हमारे पास एक जेनेटिक रिसोर्स है और उसको लॉन्ग रन में आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर कॉटन जेनेटिक इंप्रूवमेंट। यानी डिफरेंट आपके पास 50 स्पीशीज है उसमें किसी में भी आपके पास कोई भी ट्रेट हो तो डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स के जरिए आप उसको इंट्रोग्रेस कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट। अच्छा, जो आपके पास कल्टीवेटेड स्पीशीज है उसमें भी आपके पास जो है 4 कल्टीवेटेड स्पीशीज है उसमें अगर एक में एक खूबी है आप उसको दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास गुसिपियम बार्बाडेंस को पाकिस्तान में जब ट्राई किया गया तो वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसकी वजह है कि वो जो आपके पास टर्मिनल फ्रॉस्ट का थोड़ा सा एक पीरियड आता है कोल्ड का उसको वो रेजिस्टेंट नहीं होती। तो अगर आप लोकल देसी कार्टन से वो जीन ट्रांसफर कर सके उसमें तो यू कैन गो फॉर कल्टीवेशन ऑफ गुसिपियम बार्बाडेंस। ठीक है, और उसकी चूंकि वो लॉन्ग उसके लेंथ होती है तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप डिजीज रेजिस्टेंस या डिफरेंट रेट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, एक नेक्स्ट जो आपके पास सोर्स है जेनेटिक रिसोर्स वो आपके पास लोकल टाइप से यानी पाकिस्तान में चूंकि कॉटन इवॉल्व भी हुआ है तो आपके पास जो लोकल टाइप से सिंधी कॉटन मुल्तानी कपास है इससे के जो ओल्ड लैंड रेसेस जिसको बोलते हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट। ऐसे आगे जाएं तो हमारे पास ऑब्सलीट वेराइटीज़ है। मैंने जो ब्रीडिंग वर्क को रिव्यू किया था उसमें मैंने मुख्तलिफ वेराइटीज़ के नाम बताए थे कि प्री पार्टीशन हमारे पास मुख्तलिफ लाइन वगैरह थे तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको जो है आप कॉटन इम्प्रूवमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि आपको एक ट्रेट होता है जो अभी अवेलेबल जेनेटिक रिसोर्सेज में नहीं मिलता तो आप जो है उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं जो पहले आपके पास अवेलेबल थे। वो उसी स्पीशीज की होती है लेकिन वो ऑब्सोलीट वेराइटीज होती है तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास अवेलेबल वेराइटीज है जो डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल सिस्टम्स ने बनाई है। देसी कार्टन में आपके पास
100 से ज़्यादा वेराइटीज़ है जो कि वेरियस इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तान में बनाए। फिर अपलैंड काटन में आपके पास तकरीबन 100 प्लस वेराइटीज़ है जो कि बनाई गई है। और फिर बीटी काटन के आपके पास एक दर्जन से ज़्यादा वेराइटीज़ है। तो उनको आप यूटिलाइज करके जो अवेलेबल वेराइटीज़ में आपके पास वेरिएशन होती है उनको आप आपस में उनको क्रॉस कर सकते हैं और उसमें से जो है अपने डिजायरेबल ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक जेनेटिक रिसोर्स है। और जो है आप जो है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे यानी ये जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताए इसको आप ये आपको मिलेंगी किधर से, तो बेसिकली ये जो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है, आप उनको प्रॉपरली कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको ये जिम्प्लाज्म प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने लिमिटेशन से ये डिपेंड करते हैं, आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करें, पब्लिक सेक्टर में काम करें, उस हिसाब से वो आपको जेनेटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। तो इसके मोर डिटेल आपको जो मैंने ब्रीडिंग वर्क जो रिव्यू किए उसमें आपको मजीद डिटेल मिल सकते हैं। तो मैं अगेन थोड़ा सा समराइज कर लेता हूँ कि हमारे पास जो अवेलेबल जेनेटिक रिसोर्सेज है, एक तो गोसिपियम के डिफरेंट स्पीशीज है, उसमें से आप ट्रांसफर कर सकते हैं डिजायरेबल ट्रेड। फिर आपके पास जो कल्टिवेटेड स्पीशीज है उसमें आपस में एक दूसरे से क्रॉस करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रेड, या आप जो है बायोटेक्नोलॉजी यूटिलाइज करके ट्रांसफर कर सकते हैं डिजायरेबल ट्रेड्स। फिर जो आपके पास लोकल टाइप्स है, लैंड रेसेस जो देसी टाइप्स है, सिंधी देसी और मुल्तानी कपास वगैरह, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑब्सलीट वेराइटीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो करंटली या पास्ट कुछ ईयर्स में जितने वेराइटीज बनाई गई हैं उसको आप यूटिलाइज करके जेनेटिक इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। दीज आर योर जेनेटिक रिसोर्सेज जिसको आप यूटिलाइज करेंगे। और ये आपको मिलेंगे कैसे, तो ये आपको डिफरेंट जो कार्टन पे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन है उनसे आप ये मटेरियल एक्वायर कर सकते हैं। तो इसमें मजीद डिटेल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में या वेराइटीज के बारे में आप मेरा लेक्चर देखें, रिव्यू ऑफ ब्रीडिंग वर्क ऑन कॉटन। और हर दफा की तरह कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स, कुछ रिफ्लेक्शंस जिसको आप, अगर ये लेक्चर आपने समझा होगा तो आप इन क्वेश्चंस पे बात कर सकते हैं, स्टेटमेंट पे डिस्कशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन के आपके पास कॉटन की डोमेस्टिकेशन हिस्ट्री, जो देसी कॉटन है उसकी डोमेस्टिकेशन हिस्ट्री, उस पर आप बात कर सके। दूसरा, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो कॉटन के हैं डिफरेंट कैटेगरीज उसके कौन कौन से हैं, उस पर आप बात कर सके, उस पर आप एक पैराग्राफ लिख सके, डिस्कशन कर सके। तीसरा, आप जो एलोटेट्राप्लाइडी गोसिपियम हिर्सुटम में है वो किस तरह इवॉल्व हुए, कैसे इवॉल्व हुए, उसको स्केच करके डायग्राम बना के आप कैसे उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रिफ्लेक्शन कमेंट्स में बेसिकली असाइनमेंट के तौर पे अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ और उनके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी देता हूँ। और जो बाकी भी मेरे व्यूवर्स है दे कैन ट्राई के इन लेक्चर को सुन के वो इन स्टेटमेंट पे कमेंट कर सके, डिस्कशन कर सके।